हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो, पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि रिक्रूटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली हमने समझ लिया था, अब हम समझते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है कि यहाँ हम लोगों को हायर करेंगे कंपनी से बाहर से, है ना। कंपनी से बाहर से कब करने की जरूरत है, क्यों ना हम अंदर से क्यों नहीं कर पा रहे अब हम? क्योंकि देखो, एक्सटर्नल सोर्सेज की जरूरत जब भी पड़ती है अगर हमारे इंटरनल स्टाफ इनफ नहीं है। मतलब इंटरनल स्टाफ अगर ज्यादा होता, भैया एक डिपार्टमेंट में ज्यादा है दूसरे में कम होता, तो इधर उधर ट्रांसफर कर देते। अभी सब में जितने की जरूरत है उतने उतने से कम है ना। तभी जाकर मुझे और लाना पड़ रहा है बाहर से। ठीक है। तब तो एक तो कारण ये है। दूसरा जो कारण है, भाई जिस वैकेंसी के लिए, जिस पोस्ट के लिए मैं लोग देखना चाह रहा हूं, इंटरनली अभी उसमें से कोई भी ऐसा कैपेबल नहीं है जो उस पोस्ट पे ला सकूं मैं। इसलिए मुझे बाहर से ढूंढना पड़ रहा है ना। और एक्सटर्नली मैं इसलिए भी ढूंढता हूँ, भाई इंटरनल वाले हैं ना, वो लेजीनेस हो जाते हैं। उनको, भैया अभी काम की और जरूरत है, लेकिन जब तक उसके सामने को कंपटीटर नहीं आएगा ना, तब तक वो काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं बाहर से बंदा ला रहा हूं ताकि उन लोगों को ट्रेनिंग दी सके और उन लोगों को, उस बाहर वाले बंदे को देखकर, जबरदस्त बंदे को, ये लोग भी हिले और काम करे। तो एक्सटर्नल कैंडिडेट ब्रिंग न्यू आइडिया एंड फ्रेश एनर्जी, राइट। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नली हम कहां कहां से लोग ला सकते हैं। देखो, सबसे पहला आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? देखो, कई बार कंपनी में क्या होता है, जो हमारे रेगुलर वर्कर आते थे, अगर वो छुट्टी पर हैं, रेगुलर वर्कर छुट्टी पर हैं, या आज या 2 4 5 दिन अभी मेरे पास डिमांड बहुत ज्यादा रहने वाली है, तो भैया परमानेंट वर्कर तो मेरे काम कर ही रहे हैं। 4 5 दिनों के लिए जो वर्कलोड ज्यादा है, इसके लिए मैं कुछ टेम्पोररी वर्कर्स को और बाहर से हायर कर लेता हूं, है ना। जैसे टेम्पोररी वर्कर्स को जिनको हायर कर लिया, है ना, कैजुअल जिसको बोलते हैं हम, बदली वर्कर, टेम्पोररी पीरियड के लिए, परमानेंट हम इनको हायर नहीं करते। रोज आएंगे, रोज की दिहाड़ी इनको हम दे देंगे। ठीक है। तो इसके लिए इन बंदों को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, हम अपने फैक्ट्री के गेट पे, है ना, कंपनी के गेट पे क्या लगा देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं कि भैया भैया सफाई कर्मचारी चाहिए, या जो भी जरूरत है वो लगा देते हैं। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, जो भी फैक्ट्री के गेट के बाहर से निकलते हैं वो वहां पर आते हैं और उनको उसी टाइम सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये टेम्पोररी काम होता है, अनस्किल्ड काम के लिए या सेमी स्किल्ड काम के लिए अपन इनको हायर करते हैं। इसको गेट रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें अपन को ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई मिडिल मैन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। कई बार ऐसा होता है, अपन को मिस्त्री चाहिए होता है, अपन चुंगी पे, जो चुंगी होता है लेबरों का, वहां जाकर वहां से भी इनको अपन पकड़ के ले आते हैं। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ेंगे ताकि और तुमको क्लियर हो जाए। दूसरा आता है बच्चा, कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है, देखो यहां पर क्या होता है, मेरी कंपनी में वैकेंसी नहीं है अभी, लेकिन फिर भी लोग मेरी कंपनी में आते हैं अपने आप और वैकेंसी के बारे में पूछते हैं। जब हम उनको बता देते हैं कि भैया वैकेंसी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपना रिज्यूमे अपन हमें दे जाते हैं और बोलते हैं जब भी वैकेंसी आएगी हमें बता दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस रिज्यूमे को एक फाइल में कलेक्ट करके रख लेते हैं। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उस रिज्यूमे की फाइल को ओपन करके उन लोगों को बुला लिया जाता है। इस तरह से कंपनी की जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है कैजुअल कॉलर्स के अंदर। यहाँ पर कंपनी का कोई खर्चा भी नहीं आया, क्योंकि बंदे खुद से भी आए, कोई एजेंसी या किसी के जरूरे हमने बंदे को नहीं ढूंढा, खुद से हमारे पास बंदे आए और क्विक उनकी हायरिंग हो गई। राइट। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजमेंट। अब हम क्या कर सकते हैं, लोगों को ढूंढना है भैया, है ना। तो हम लोगों को जॉब पोर्टल पे, यानी मैगजीन पे, न्यूज़पेपर पे, ऑनलाइन पोर्टल पे, इन पे ऐड देकर भी ढूंढ सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट कब करते हैं हम, जब हमें कोई स्पेशल पोस्ट चाहिए, कोई स्पेशलाइज हायर पोस्ट की जरूरत है, और हम ये चाहते हैं कि बहुत सारा एप्लीकेशन हमारे पास आए और उसमें से जो सबसे बेस्ट हो, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो, हम उसको सिलेक्ट कर दें। तो यहां पर हम हायर लेवल और स्पेशलाइज जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, बहुत सारे लोगों को रीच करेगा। अब बहुत सारे लोगों को रीच करेगा तो उसमें से बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे और सबसे जो बेस्ट होगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। राइट। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, ताकि रीच कर सके लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एडवर्टाइजमेंट का फायदा यही है ना। इसमें अपन कंपनी की डिटेल और जॉब के बारे में भी बता सकते हैं।
और बहुत सारे टैलेंटेड पीपल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो अलग अलग रीजन से हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है। सिर्फ कमी क्या हो जाती है एडवर्टाइजमेंट की, भैया खर्चा ज्यादा पड़ता है, क्योंकि मैगजीन्स वगैरह में डालते हैं तो खर्चा तो पड़ेगा। और इसका दूसरा दिक्कत ये हो जाता है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे रिज्यूमे आ जाते हैं जो बिना बात के, टैलेंट है ही नहीं या क्वालिफिकेशन है ही नहीं जो हमने मांगा है, तो उसके ऊपर भी हमारा टाइम खराब हो जाता है। ठीक है। तो ये बात थी एडवर्टाइजमेंट की। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब देखो कई बार हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए भी लोग हमें मिल जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? ये गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे ऑफिसेज है जो रन किए जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये ऑफिसेज वाले, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले, ये जो लोग भी हैं जिनको नौकरी चाहिए उन लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, है ना। और दूसरा, जिन लोगों को बंदे चाहिए उन लोगों के साथ भी कनेक्ट रहते हैं। मेनली ये लोग वो लोग प्रोवाइड कराते हैं जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड काम के लिए हैं। तो ये लोग कनेक्ट रहते हैं जॉब सीकर्स के साथ भी और एम्प्लॉयर्स के साथ भी। जॉब सीकर कौन है? जिसको नौकरी चाहिए। और कई जगह पे तो ये कंपलसरी है कानून के हिसाब से ही कि भैया आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपना रजिस्ट्रेशन डालना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ, कि भैया जब जब आपके इंडस्ट्रीज में वैकेंसी आएगी आप हमें बताओगे। और ये जॉब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले यानी गवर्नमेंट रन वाले बंदों को फिर उसके पास भेज देते हैं, कंपनी में, इंडस्ट्रीज में भेज देते हैं। इससे क्या हो रहा है? समाज का भला भी तो हो रहा है बेटा, वेलफेयर के कारण भी ये करवाना पड़ता है। ठीक है। बस कमी जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की वो यही है कि इनके पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो आउटडेटेड होते हैं, और जिस तरह का बंदा चाहिए उस तरह का बंदा जल्दी से इनके पास हमें मिलता नहीं है। फायदा ये हो जाता है, अगर मैं एक कंपनी हूं, मेरे लिए फायदा ये हो जाता है कि फ्री में बंदे मुझे मिल रहे हैं, है ना। फ्री में मतलब ढूंढने के लिए मुझे पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में खास कुछ पैसा लगता नहीं है, गवर्नमेंट का है ना। और अगर कोई फ्रेशर चाहिए या ब्लू कॉलर जॉब्स वाला चाहिए, है ना, लेबर वगैरह, तो भैया यहां से मुझे इजिली मिल जाता है, ये इसका फायदा होता है। लेकिन सर अगर आपको बढ़िया डाटा वाला बंदा, मतलब जो टैलेंटेड, जिस तरह का बंदा ढूंढ रहे हो और अपडेटेड बंदा ढूंढ रहे हो वो चाहिए, तो भैया आप प्लेसमेंट एजेंसी से कंसल्ट करो या मैनेजमेंट कंसल्टेंट से बात करोगे। अब ये लोग प्राइवेट वाले हैं भैया, ये प्राइवेट फर्म है ना। ये हेल्प करती है कंपनीज को सुटेबल कैंडिडेट फाइंड करने में, चाहे वो टेक्निकल का हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे मैनेजर टाइप का जॉब का हो। बट दिक्कत यही है कि प्लेसमेंट एजेंसी वाले फ्री में नहीं देते भैया, ये सर्विसेज के लिए चार्ज करते हैं, है ना। मिडिल सीनियर लेवल एम्प्लॉयज कैसा भी चाहिए इनके पास मिल जाता है। इनके पास लार्ज डाटा होता है, जिनको जिनको नौकरी चाहिए उनका, और जिनको जरूरत है जिस हिसाब से बंदे का उसके हिसाब से मैच करके इन लोगों को वो नौकरी प्रोवाइड करवा देते हैं, बंदे प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है। तो प्लेसमेंट एजेंसी पैसा जरूर लेता है, लेकिन भैया हमारा टाइम और एफर्ट्स बचा देता है ढूंढने में, बढ़िया कैंडिडेट हमें छाट कर भेज देता है ना। और हेल्प कंपनीज टू गेट एक्सेस टू अ वाइड पूल ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल। इसमें बहुत सारे क्वालिफाइड पर्सन भेज देता है, कंपनी को बोलता है जो आपको बढ़िया पसंद आए उसको छाट लो जी, उसको रख लो। सिर्फ दिक्कत यही है कि कॉस्टली हो जाती है भैया, और कई बार ये समझ नहीं पाते कि हमें किस तरह का बंदा चाहिए, तो बार बार जो बंदे भेजते हैं उसमें से छाट कर हमें ढंग का बंदा निकालना पड़ता है। इनके साथ सिर्फ यही परेशानी आती है। चलो जी, प्लेसमेंट एजेंसी की भी बात हो गई। कैंपस रिक्रूटमेंट, आप जब भी कॉलेज में थे, ग्रेजुएशन में थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, वहां पर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में आई, और जो फ्रेश ग्रेजुएट थे उसको हायर कर लिया, जो टैलेंटेड लोगों थे उनको हायर कर लिया, चाहे वो टेक्निकल काम के लिए था, प्रोफेशनल के थे, या मैनेजर रोल के लिए था। ये कैंपस रिक्रूटमेंट में यही आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो लड़के हैं कम उम्र में उनको नौकरी मिल जाती है ना। कंपनी उनको, जो फ्रेशर है उनको ट्रेंड कर देती है जैसी उनकी जरूरत है उसके हिसाब से, क्योंकि बाद में तो जब मैच्योरिटी लेवल पर आकर जब कहीं नौकरी वोकरी करके आता है तो भैया जल्दी से ट्रेनिंग लेना भी नहीं चाहता, वो अपने आप को ही बाप समझता है ना। तो फ्रेश टैलेंट मिल जाती है अप टू डेट नॉलेज के साथ, जैसा है उसको नॉलेज दे देगी जी। और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड हो जाता है कि कम एज से लेकर लंबे टाइम तक वो कंपनी में काम करता है ना। तो कैंपस रिक्रूटमेंट में ये फायदा मिल जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनी क्या कहती है, अपने एम्प्लॉयज को बोलती है कि भैया
हमारे कंपनी के अंदर ये जॉब की, मैनेजर की या टेक्निकल बंदे की या कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, तुम्हारे पास जो भी तुम्हारा कैंडिडेट नोन है तुम उसको रेफर कर सकते हो और उसकी हायरिंग करवा सकते हो। ठीक है, तो भैया इस हिसाब से अपन को रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय से भी लोग मिल जाते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से। अब फायदा क्या हो रहा है, जो बंदा लेकर आया है, मान लो राम लेकर आया है, अब राम तुम्हारी कंपनी में काम कर रहा है, तो तुम क्या सोचते हो, यार राम अच्छा बंदा है तो ये भी अच्छा बंदा लेके आएगा। दूसरी बात, राम रूबरू है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के लिए, हमारा वर्कलोड कैसा है, हम किस तरह से काम कराते हैं, भाई अपने बंदे को पहले से ही समझा कर लेके आया होगा। तो हमें प्री स्कैंड कैंडिडेट मिल जाते हैं कि उसको पता है कि भैया इस एनवायरनमेंट में मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। और फास्टर एंड चीपर हायरिंग हो जाती है। फास्टर इसलिए हो जाती है भाई, दूसरा कोई लेके आएगा या बाहर से मैं अनजान लाऊंगा तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करूंगा, लेकिन कोई अपना ही बंदा लेके आता है तो इतनी जांच पड़ताल नहीं करता, ना ही मेरा खर्चा लग रहा। बाहर से उठाऊंगा Naukri.com वगैरह या कहीं से पैसे दे के ढूंढवाऊंगा तो टाइम लगता है, पैसा लगता है। वो चीज यहाँ पर नहीं हो रही और मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि भैया मेरा अपना ट्रस्टेड बंदा तुमको लेकर आया है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज का ये फायदा हो जाता है। नेक्स्ट आता है भैया लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, ये लेबर का यूनियन होता है जिसको बोलते हैं ठेकेदार। अब ये ठेकेदार क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे लेबर जो है वो काम करते हैं। तो ये ठेकेदार जो होता है कंपनी को, हाँ कंपनी इसको ठेका दे देती है, भैया मेरा ये काम है, ये तेरे को करवाना है। तो अब ठेकेदार अपने आप लेबर लेकर आता है और हमारे काम को पूरा करवाता है। ये इसकी भड़क होती है, ये इसकी टेंशन होती है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक मिडिल मैन होता है जो कि अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स सप्लाई करता है कंपनीज को। कंपनी यूज फॉर फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट और सीजनल वर्क। जैसे अगर बात करूं बेटा जी, बड़ी बड़े स्कूल्स भी अगर बात करोगे तो लेबर के साथ माथापच्ची नहीं करेगी। वो लेबर को नहीं पकड़ती, वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ती है। वो उनको बोल देती है भैया हमें 20 बंदे चाहिए रोज स्कूल में सफाई करने के लिए। जिस दिन भी जो बंदा छुट्टी पे या छोड़ के चला जाता है, अपनी भड़क नहीं, अपन फोन करते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर को, भाई तेरा ये बंदा 4 बंदा नहीं आ रहा, वो उसकी जगह दूसरे बंदे को भेजता है, हमारा काम नहीं रुकता, भैया अपना काम करवा देता है वो। ठीक है, उसके बदले में लेबर कॉन्ट्रैक्टर अपना कमीशन लेता है, कंपनी उसको कमीशन दे देती है। ठीक है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको 100 लेबर चाहिए तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ले लेता है। इसमें क्या होता है, क्विक एंड इजी एक्सेस मिल जाता है लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स का, है ना। कंपनी को इन्वॉल्व नहीं होता, लेबर को फाइंड करने में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज यही है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ही भाग जाएगा तो ऑल वर्कर्स में लीव। इसीलिए तो कहा जाता है जो लेबर यूनियन होते हैं बेटा, ये स्ट्राइक्स वगैरह बहुत करवाते हैं कंपनी में ना, स्ट्राइक्स कराने में इनका हाथ बहुत होता है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर की भी बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन। अभी तक अपन मैगजीन वगैरह की बात करी थी ना बेटा, सेम वे में हम टेलीविजन पे भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं जिसमें कंपनी का जॉब डिटेल और कंपनी के बारे में बता सकते हैं। यहाँ से भी अपन को लार्ज ऑडियंस मिल जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, किसी के लिए भी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट बैंक है, एडवर्टाइजमेंट करती है अपनी वैकेंसी दूरदर्शन पे, वो बताती कैसे अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल यहाँ पर दे देती है। तो एडवर्टाइजमेंट का फायदा ये होता है मिलियंस ऑफ यूजर्स के पास चला जाता है ना, रूरल और अर्बन एरियाज दोनों पे जाता है और कंपनी की पॉजिटिव इमेज को भी वो लेकर आता है क्योंकि कंपनी अपने बारे में भी वहां पर बता रही है। नेक्स्ट आता है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग में मतलब क्या होता है, आप पोस्ट वेबसाइट्स के अंदर पोस्ट करते हो अपनी नौकरी के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में कि किसकी जरूरत है। जैसे Naukri.com में, लिंक्डइन है, इंडीड है, Monster.com है, इनके अंदर सारी डिटेल डाल देते हो कि कब वो इंटरव्यू पे आ सकते हैं नहीं है। इसका फायदा ये होता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं तो फास्टली अपन को बंदे मिल जाते हैं और सही रेट भी होता है इन लोगों का, है ना। और हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं। कैन रीच अ ग्लोबल टैलेंटेड पुल, बहुत सारे लोगों तक जाता है। ठीक है, और हम फिल्टरिंग लगा सकते हैं इसके अंदर, जो Naukri.com इनमें फिल्टर का ऑप्शन होता है कि भैया आपको कितने से कितने रेंज तक की सैलरी का बंदा चाहिए, किस लोकेशन का चाहिए, क्या एक्सपीरियंस वाला चाहिए, वो फिल्टर लगाते हैं तो अपने आप डाटा सॉर्ट आउट होकर उन कैंडिडेट को दिखा देता है, मुझे छांटना नहीं पड़ता अपने आप। ठीक है, तो ये फायदा हो जाता है हमारा किसका, वेब पब्लिशिंग का। तो आपको सारी बात मैंने बता दी, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है और कहाँ से हम बंदे ढूंढ सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर हम बंदे कहाँ से ढूंढ सकते हैं ये हमें पता लग जाता है, राइट। अब देखते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। बड़े आराम से समझना, अब आराम से समझ आ जाएगा मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। सबसे पहला आता है बेटा जी क्वालिफाइड पर्सनल। अब एक्सटर्नल सोर्सेज में बाहर से जब नए बंदे आप हायर कर रहे हो, है ना, कहीं भी वो काम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, छोड़ कर आ रहे हो, है ना,
तो आपको वहां पर क्वालिफाइड व्यक्ति मिल जाता है, हाईली स्किल्ड और वेल ट्रेन्ड पीपल मिल जाते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल है, उसको सर्जन चाहिए, तो वो किसी अनदर सिटी से जो हायर करता है, जो कि बिग प्राइवेट हॉस्पिटल में वो सर्जन काम कर रहा था, तो उसको क्या मिल गया, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज मिल गया जो हाईली स्किल्ड है, वेल ट्रेंड है। वाइडर चॉइस, जब एक्सटर्नल सोर्सेज पे आप जाते हो तो आपने Naukri.com पे या कहीं भी एडवर्टाइजमेंट डाला, तो बहुत सारे लोगों का आपके पास एप्लीकेशन आ जाता है। इंटरनल में तो आपके पास गिने चुने लड़के थे जिसको आप इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते थे या प्रमोट कर सकते थे, है ना। लेकिन वाइडर चॉइस एक्सटर्नल में ही आ रहा है, बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन आ रहा है, जिसमें से आप छांट पा रहे हो जो बेस्ट कैंडिडेट है, बढ़िया कैंडिडेट आपके काम को सुटेबल है, उसको छांट पा रहे हो, राइट। इंटरनल में फ्रेश टैलेंट नहीं आ पा रहा था क्योंकि वो रूबरू था हर चीज से, आप लोगों को काम करने के तरीके से, थिंकिंग जो उसकी ब्रॉड थी। अब जो बाहर से आप हायर कर रहे हो, तो नया बंदा आ रहा है, फ्रेश माइंड के साथ आएगा, मॉडर्न थिंकिंग के साथ आएगा, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है, तो वहां का एक्सपीरियंस भी लेके आएगा, वहां का कल्चर लेके आएगा, वहां के आइडियाज को भी लेकर आएगा आपके पास काम करने। जब नया बंदा आता है तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जागता है। आपको मैंने दिखाया था कि पुराने बंदे थे, पुराने बंदों को ही प्रमोट कर रहे हो तो कंपटीशन नहीं आ रहा था। अब नया बंदा आया है ना। तो अगर एम्प्लॉय जो एग्जिस्टिंग है उसको अपनी नौकरी बचानी है, उसको अपना दिखाना है रुतबा नए के सामने, देख भाई मैं भी काम कर सकता हूँ, मैं भी टैलेंटेड हूँ, तो भैया वो अपना दिन रात लगाकर ढंग से रिसर्च करके बढ़िया तरीके से काम करेगा। जब आउटसाइडर हायर होते हैं तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयड मे फील दे मस्ट इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस टू कीप देयर पोजीशन और टू गेट प्रोमोटेड। उसको लगता है अगर अपने को नौकरी बचानी है, प्रमोशन बचाना है, तो अपने को भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो एक कंपटीशन स्पिरिट की भावना जाग जाती है। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन क्या है एक्सटर्नल सोर्सेज का। बेटा देखो, सबसे पहले तो भैया पुराने एम्प्लॉयज में डिससेटिस्फेक्शन आता है। वो सोचे यार मैनेजर लाना था तो भैया नीचे वाले को ऊपर प्रमोट कर देते, मैनेजर बना देते, बाहर से क्यों लेके आए कोई मैनेजर। तो भैया वो सोचते हैं, करंट एम्प्लॉय जो है वो अनहैप्पी फील करते हैं कि भैया हमें प्रमोट ना करके बाहर से लेकर आ गए, हमें इग्नोर किया गया। दूसरा लिमिटेशन है, देखो अपने बंदे को अपन प्रमोट कर देते तो उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं थी, ओरिएंटेशन देने की जरूरत नहीं थी, है ना। बाहर से लेकर आए तो लेंदी प्रोसेस है, एक तो रिक्रूट करने में, ढूंढने में टाइम लगा, फिर उसका प्रॉपर इंटरव्यू कराने में टाइम लगा, फिर उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा आपको, है ना, मिलवाना पड़ेगा सबसे, तो वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है। कॉस्टली प्रोसेस तो होना ही होना था बेटा। सबसे पहले आप जहां ढूंढ रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो, चाहे Naukri.com पे या एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो प्लेसमेंट एजेंसी, तो वहां का खर्चा, फिर इंटरव्यू लोगे आप उसका खर्चा, फिर आप उसको ट्रेनिंग दोगे उसका खर्चा, तो इसलिए ये कॉस्टली प्रोसेस भी पड़ता है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट्स और डिमेरिट्स भी क्या है।